नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 42 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संकट आसन के बारे में विस्तार से जानेंगे, ये कैसे किया जाता है और इसके बारे में कुछ विशेष बातों को भी हम समझेंगे। संकट आसन। संकट आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण क्या है? संकट यानी कठिनाई। ये एक कठिन आसन है। दोनों पैरों में दर्द होने पर पेशियों को आराम देने के लिए हम एक पैर को उस संकटमय स्थिति में, यानी आप ऐसे एक पैर को आप एक ही पाँव पर जब आप वजन देंगे तो उसका बेचारे का संकट वाली स्थिति बनेगी, यानी कष्ट वाली स्थिति। जो संकटमय स्थिति में ऊपर उठा लेते हैं एक पैर को, जैसे आपके पाँव में कभी कांटा चुभ जाए तो आप एक पाँव को ऊपर उठा करके एक पैर पर ही खड़े रहेंगे। यदि एक पाँव पर थक जाएं खड़े खड़े तो हम एक पैर पर ही खड़े हो जाते हैं। ऐसे इसलिए इसे संकट आसन कहते हैं। और नाम इसका संस्कृत में संकटासनम, हिंदी में कष्ट आसन, संकट आसन और अंग्रेजी में से कॉन्ट्रैक्टेड पोज के नाम से जाना जाता है। संकटासन की कुछ विशेष बातों में सबसे पहले हम इसी का श्लोक एवं अर्थ समझेंगे। वाम पादम चितेर्मूलम संयस्ये धरणी तले पाददंडेन याम्येन वेष्टयेद् वां पादकं जानुयुग्मे करयुग्मम् एतत् संकटम आसनम। अर्थ समझिए इसी का। पृथ्वी पर वाम पैर और अंगुष्ठ को लगाकर दाएं पैर से वाम पैर को वेष्टित करें, यानी लपेट लें उसे। पुनः दोनों जंघाओं पर हाथों को रखें। ये संकटासन होता है जो आप चित्र में देख रहे हैं। पाँव को लपेटा, दोनों हाथ जांघों के ऊपर रखे गए हैं। घेरंड संहिता के द्वितीय अध्याय का 28 नंबर का ये श्लोक है जिसमें इसका वर्णन मिलता है। आसन का क्रम क्या रहेगा, कैसे करना है? सर्वप्रथम सम स्थिति में खड़े हो जाएं। बाएं पैर को जमीन पर रखते हैं और फिर दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर को चारों तरफ लपेट लेते हैं। स्थिति दाईं जांघ के समान रहेगी। स्थिति जो दाईं है उसी के जांघ के समान रहेगी, बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा ज़्यादा। हाथों को जांघों पर दबाकर रखना है और फिर क्या करना है? इसके महर्षि घेरंड ने इसे संकटासन कहा है। ऐसी जो स्थिति जब बन जाती है तो इनके जो ऋषि हैं घेरंड जी ने इसे संकटासन के नाम से जाना है। पूरक श्वास भरते हुए हाथों को पाँव के बीच से निकालें। रेचक यानी श्वास छोड़ते हुए शरीर को सिकोड़ें और अंतिम अवस्था में श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाकर रखें। यानी आपने अपने दोनों यहाँ हाथों को पाँव के बीच से निकालना है, ये इसमें नहीं, हाथों को, और फिर श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति में आपने क्या करना? शरीर को सिकोड़ना, थोड़ा आगे की ओर झुकना है और श्वास आपका सामान्य रहेगा। यानी अपने हाथों को भी आप चाहें तो बीचों बीच थाइस के निकाल करके दबाकर हल्का सा रोकना है। काल अवधि 15 सेकंड से 1 मिनट तक, अथवा अभ्यास की योग्यता अनुसार समय को आप बढ़ा सकते हैं। ये भी ध्यान रहे। आसन का चित्र आपके सामने है, इसको आप स्पष्टता से देख लें कैसे करना है। बिल्कुल ये गरुड़ासन का पूर्व अभ्यास है।
गरुड़ासन में जाने से पहले ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। प्रभाव हमारा शरीर के ऊपर, सबसे पहले शारीरिक प्रभाव देखेंगे। ये मांसपेशियों और अस्थियों को पुष्ट बनाता है। मांसपेशियाँ इससे मजबूत बनती हैं, अस्थियाँ हड्डियाँ भी अपने आप में मजबूत बनती हैं। और आसनों का काम ही यही होता है कि हड्डियों को मजबूती देना, मांसपेशियों को मजबूती देना, स्नायुओं को स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये आपकी स्नायु तंत्र है उसको मजबूती देता है। पैरों के जोड़ों, पैर के जो जोड़ों को ढीला बनाता है, जो स्टिफनेस, पाँव के अकड़न को कम करता है। कमर दर्द, आंत्र वृद्धि हर्निया, कंपवात रोग, उदर विकार जो पेट का विकार है, कब्ज आदि रोगों में ये विशेष लाभकारी आसन है। और इसके साथ मानसिक स्तर पर देखें तो इसका प्रभाव जो है एकाग्रता को बढ़ाता है। जरा भी ध्यान आपका हटा अपने शरीर के ऊपर से तो आप गिर सकते हैं। पूरा एकाग्रता आपकी इस आसन से बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में ये सहायक है। कुंडलिनी शक्ति से जागृत होती है। इसके साथ साथ मांसपेशियों पर प्रभाव आप देख सकते हैं। आपकी दोनों भुजाओं पर खिंचाव आता है। आपके मेन विशेष रूप से आपकी थाइज़ को जब लपेटते हैं दूसरे थाइज़ के ऊपर से और घुटनों को मोड़ करके पिंडलियों के ऊपर थोड़ा सा आगे झुकाव देते हैं तो पाँव की पिंडलियाँ, थाइज़, इनकी मांसपेशियों पर खूब खिंचाव आता है और यहाँ ये स्थान ही मजबूती को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चक्रों पर प्रभाव इस आसन का। मूलाधार चक्र इससे विशेष रूप से प्रभावित होती है और दूसरा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी आप जहाँ देखते हैं स्थान निश्चित करके जिस बिंदु पर आप अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं जिससे आप एक स्थान पर स्थिर एक पाँव पर खड़े हो पाते हैं। तो आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र ये दोनों चक्र इससे जागृत होते हैं। दूसरा ग्रंथियों पर प्रभाव इस आसन का अधिवृक्क ग्रंथि है और पौरुष ग्रंथि। इन दोनों ग्रंथियों के ऊपर इस आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हम ये आसन करते हैं पाँव को लपेट करके जिस तरफ करते हैं उसी तरह से दूसरी तरफ से भी करना है। दोनों तरफ एक एक करके पाँव से करना, एक तरफा अभ्यास नहीं करना। इसलिए ये दोनों पाँव जब करते हैं आपकी थाइज़ जब पिचकती है तो आपकी किडनीज़ हैं चाहे आपके जेंटल ऑर्गन्स हैं, इनकी जो ग्रंथियां हैं वह प्रभावित होती हैं। आसन से पहले हम कौन सा अभ्यास करें ये बहुत ज़रूरी है। इस आसन को यदि आपने चाहते हैं सिद्ध हो, हमारा ठीक ठाक बन जाए, तो उससे पहले आपके कुछ अभ्यास हैं सामान्यतः वो आपको करना ज़रूरी है। उसमें से एक है वृक्षासन। वृक्षासन आपको पहले आना चाहिए कि एक पाँव पर अच्छे से खड़ें ताकि आपका एंकल्स आपके हाथों में खिंचाव ना आए। दूसरा वीरभद्रासन प्रकार जो एक की स्थिति आपको स्पष्ट होनी चाहिए। इससे भी आपका मेरुदंड, आपके घुटनों में खिंचाव से आपके घुटने मजबूत बनते हैं। इसके प्रकार 1 और 2 दोनों हैं, दोनों प्रकार आपने कर लेना है। उत्कटासन या आपका आधा हाफ जो चेयर पोज है इस तरह से आपने बनाना। गोमुखासन भी आपको कर लेना है, घुटने मोड़ करके हाथों को कलाइयों को खींच करके इस तरह से आपके कंधों का भी अभ्यास है। तो ये अभ्यास आपने पहले कर लेने हैं जो आसन संकटासन करने से पहले। अब बात करेंगे आसनों के बाद हम क्या करें। इस आसन के बाद वो जो आसन है उसमें ये 3 आसन है। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन का आप अभ्यास करेंगे। दूसरा है त्रियकटि चक्रासन, उसके अंदर दाएं बाएं आधा हाफ जो है आप इसमें ट्विस्ट करके रोकते हैं, त्रियकटि चक्रासन करते हैं। और अंतिम आता है हस्तोत्तानासन। ये अभ्यास करने से आपका वापस से घुटनों में खिंचाव, कमर में खिंचाव वो सब बराबर ठीक हो जाता है। तो ये अभ्यास आपने ज़रूर करना है। सावधानियों में संधिवात से अत्यधिक कोई पीड़ित है, घुटनों में जिनका दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ऐसी स्थिति में वो कैसे करेगा आप समझ सकते हैं। वो पाँव को लपेट ही नहीं पाएगा, इतना शरीर उसका शक्त है, टाइट है। तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे करे, आधा करे, थोड़ा करे, तो वो अपनी अवस्था को देखते हुए अभ्यास को करना है उसे। जैसे घुटनों में, जोड़ों में आप देख रहे होंगे इतना यदि दर्द उसके शरीर में है, कमर में दर्द है, कंधों में है, कोहनियों में है आपके घुटनों में, आपके कलाइयों में, तो ऐसी स्थिति में आप जब अभ्यास करेंगे तो कठिनाई होती है। तो वो ध्यान से करें,
सावधानी किसी के संरक्षण में करें, पहले इनको ठीक करना जरूरी है। दूसरा आता है विशेष बातों के अंदर। विशेष अभ्यास की स्थिति प्राप्त हो जाने पर गुदा मार्ग को बार बार संकुचित करते रहना चाहिए। इसीलिए ये जो आसन है मूलाधार चक्र को ये जागृत करता है। अश्विनी मुद्रा जो आपको ध्यान रहे कि जैसे अश्व यानी घोड़ा, अश्विनी मुद्रा गुदा मार्ग को मल विसर्जन के बाद जैसे अपने गुदा मार्ग को संकुचित करता है और प्रसारित करता है, उस तरह से इस आसन को जब आप लगा लें पूर्णतया, तो मूल बंद लगाते हुए, जब आप मूल बंद लगाते हैं, दो मुद्राएं अपने आप ही लग जाती है। एक अश्विनी मुद्रा, दूसरी है वज्रोली मुद्रा। ये दोनों मुद्राएं अपने आप लग जाती है, तो आप इस पर भी ध्यान देना है। इस तरह से ये विशेष बातें विधिवत हमने जाना और आगे इसी का वीडियो देखेंगे। अभी आप देखेंगे संकटासन कैसे किया जाता है। आपने अपने दाएं पांव को उठा करके बाएं पांव के घुटने के ऊपर यानी घुटने से ऊपर थाइस से क्रॉस कराते हुए और अपने बाएं पांव से लपेट लेना है और यहीं से अपने हाथों को उठा करके जो आपका दाईं थाइस है उस दाईं थाइस के ऊपर अपने हाथों को इस तरह से रख लेना। श्वास आपका सामान्य रहता है इस आसन में, पर ये पूरी एकाग्रता अपने पाँव पर टिकी रहती है। बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है इस आसन में, और स्थिरता बनी रहे, समत्व का भाव बना रहे। और जब वापस आए, हाथों को विश्राम दिया और धीरे से अपने दाएं पाँव को धीरे से वहाँ से विश्राम देते हुए सहजता से सामान्य स्थिति में लेकर के आना। अब दाएं पाँव पर बैलेंस करना, बाएं पाँव को उठाना और दाएं पाँव की थाइस को ऊपर से क्रॉस कराते हुए, जितना ज़्यादा आप क्रॉस ऊपर से कराएंगे उतना ही अच्छे से आपका पाँव दूसरे पाँव के साथ लिपट सकता है, बैलेंस बना सकते हैं। अब अपने बाएं पाँव के ऊपर दोनों हाथों को इस तरह से रख देना, दृष्टि आपके सामने सामान्य मुद्रा में रुके रहेंगे सहज अवस्था में। ये मुद्रा जो है प्रसन्नता देने वाली होती है और अंतिम मुद्रा मुद्रायाम स्थैर्यम, स्थिरता के साथ रुकना है। और आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। जिस क्रम से आप जाते हैं उसी से वापस आपको आना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। शीघ्रता बिल्कुल नहीं करना और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हमेशा बना रहे। संकटासन से संबंधित कुछ विशेष बातों को आप ध्यान दीजिए। संकटासन के अंदर भी ये यूं कहें ये गरुड़ासन का पूर्व अभ्यास है, पहले इसको सीखना जरूरी है और इसके बाद आप गरुड़ासन की स्थितियों को समझ सकते हैं। तो संकटासन में आप देखेंगे सबसे पहले आपको सम स्थिति में खड़ना है। ये खड़ने के बाद अगला स्टेप जो आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने अपने दाएं पाँव को, नटराज जैसे मुद्रा होती है, दाएं पाँव को आपने उठाना, पंजा नीचे है, दूसरे पाँव को अभी तक आपने सीधा रखा हुआ है और जब जैसे ही इस पाँव पर हम इस पैर को रखेंगे, यानी यहाँ जो घुटना है ये घुटना इस घुटने के साथ ऊपर से क्रॉस करवाना है, यानी इसको पूरा लेग को क्रॉस करना है ऊपर थाइस के। और आपकी स्थिति अभी सीधी है, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी पूरा बैलेंसिंग आसन है, ये सीधा है और पैर को उठा के रोका हुआ है। अब जैसे ही अब आपने क्या करना, इस घुटने से आपने थोड़ा सा बेंड होना है, यहाँ पर घुटने से थोड़ा बेंड होना है, झुके, और पैर आपका भी ऊपर है, बाकी काम आपका सीधा, धड़ आपकी सीधी रहेगी, इसको मोड़ना नहीं, दृष्टि सामने है और कुछ नहीं करना। श्वास प्रश्वास इसमें सामान्य रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपने क्या किया, अपने पैर को क्या किया, पूरा आगे झुकते हुए पैर को पूरा लपेटते हुए और क्रॉस करवा दिया, लपेटते हुए क्रॉस करवा दिया और आपने अपना घुटना यहाँ से थोड़ा मोड़ा हुआ है। अंतिम स्थिति में आपका पैर यदि पूरा लपेट जाए, लपेटने के बाद अपने पैर को सीधा करना है, यानी ऊपर की ओर खींचना है, जिससे खींचा ऊपर की ओर रहे और ताकि पैर पंजा अच्छे से फंस जाए। ये सब काम करने के बाद हाथ अभी आपके साइड में है, दृष्टि सामने।
अंतिम में क्या करना, इसी मुद्रा में हाथों को धीरे से ला करके अपनी थाइस के ऊपर रख देना है। इतना सा काम करना है, यह आपका गरुड़ासन बन जाता है। और पाँव का बहुत विशेष ध्यान रखना है, घुटने खिंचाव में खींचे रहेंगे, पंजे आपके सीधे हैं, दृष्टि आपकी सामने गिरा करके रखना है सामने, और श्वास सामान्य। ये बहुत ही सरल आसन है, कोई कठिन आसन नहीं है, पर गलतियां इसमें इतना ही है, बैलेंसिंग आपका अच्छा होना चाहिए, पंजों पर स्थिरता, सीक्वेंस यदि क्रम से जाएंगे जो मुझे नहीं लगता कि आप ये कहीं गलती कर पाएंगे। और ये बहुत ही सरलता से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। और इसी स्टेप से आप जैसे हाथ का वहाँ स्थान छोड़ दीजिए हाथों को, और साइड में आपके आ जाएंगे। फिर पंजों को यानी पैर जो लिपटा हुआ था और उसको यहाँ से निकाल करके रिलैक्स कर दीजिए। और फिर यही आपने यहाँ थोड़ा अंतर देखा होगा, घुटना जो मुड़ा हुआ था अब हमने बिल्कुल घुटना सीधा कर दिया है, लेग सीधी है, और फिर आपने पैर को नीचे ला करके रख देना। ये बहुत ही सरल है, ये दोनों साइड से होता है अभ्यास, इसलिए आप दोनों तरफ ही इस अभ्यास को करना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से है, बैलेंस करते हुए जाना। और इसमें हम अलग से कुछ विशेष नहीं बता रहे। और ये आपका पूरा पैर लिपटा हुआ है, यहाँ देख ही रहे हैं, और हाथ आपके नीचे हैं और दृष्टि सामने है। जितना अच्छा आपका पाँव घुमा करके, और ये पाँव लिपटने का काम तभी होगा, अक्सर बहुत सारे आप में से विद्यार्थी कहेंगे कि पाँव का इस पर हमारा ट्विस्ट हो ही नहीं पाता। वो क्यों नहीं होता कि आपने प्रारंभ में ये गलती क्या है, थाइस का यहाँ से गलती होता है। थाइस घुटने से जितना ऊपर आप थाइस को क्रॉस करेंगे, कैंची बनाएंगे, उतना ही आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा लेग बन जाएगी इसको लिपटने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा गलती होता है कि हम अपने पाँव को, घुटनों को यहाँ से बीच में बैंड नहीं करते। जब बैंड नहीं करेंगे तो पाँव की लेग तो एक इक्वल हो जाएगी, फिर वो कट कैसे मारेगी। तो हमें पाँव के बीच में से थोड़ा सा लेग को स्टार्टिंग में बैंड करना है। जैसे ही बैंड करेंगे तो एक लेग बड़ी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है। जैसे एक लेग बड़ी होगी तो आपका पाँव आराम से क्रॉस कर पाता है। ये थोड़ा सा ट्रिक आप इसमें इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ फिर उसी क्रम से हाथ ऊपर रखा, और अंतिम में मैंने सीधा दिखाया है कि लास्ट में वापस से आ जाना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।